हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की है। अपने इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम न केवल आपको सीसैट के सेगमेंट को कवर करा रहे थे, बल्कि हम आपको जीएस के सेगमेंट को कवर कराने की कोशिश कर रहे थे। जीएस के सेगमेंट के साथ साथ आज से हम अपनी एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। अपनी इस नई सीरीज का नाम है बैक ईयर पेपर सीरीज। बैक ईयर पेपर सीरीज की ये हमारी क्लास 1 है। आज हम अपने इस क्लास 1 में ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिरकार विगत वर्षों के प्रश्नों को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, या कहें बैक ईयर में जो भी प्रश्न आते हैं या बैक ईयर का जो सॉल्व्ड पेपर होता है उसको हमें किस हिसाब से देखना चाहिए या कहें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। इस सीरीज में हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं उनको पढ़ना क्यों चाहिए, और हमारे देश में जो भी सामान्य अध्यापक हैं या भी जो संस्थान हैं वो इन विगत वर्षों के प्रश्नों को कैसे पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को किस हिसाब से श्री आईएएस एकेडमी दूर करेगी, या कहें श्री आईएएस एकेडमी आपको कैसे विगत वर्षों के प्रश्नों को पढ़ाएगी ताकि आपकी प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उसमें आने वाले प्रश्नों को आप खुद से भी गैस कर सकें, साथ ही जो प्रश्न आएँ उनको अपने मिनिमम कॉमन सेंस का यूज करते हुए कैसे सॉल्व कर सकें। हम ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि जब विगत वर्षों के हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तो इनके पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन प्रश्नों को पढ़ने के नुकसान क्या होते हैं। सामान्यतः हर एक बच्चे को, हर एक संस्थान को, हर एक सामान्य अध्यापक को ये लगता है कि विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं वो केवल और केवल बच्चों के प्रॉस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके कोई कॉन्स नहीं होते। मतलब उनका हमेशा फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। बल्कि आज हम ये जानेंगे कि इनके नुकसान भी क्या होते हैं, और फिर मिसलेनियस के साथ अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक नंबर 2 आएगा उसमें टॉपिक वाइज जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आज की आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, ताकि आपके मन में जितने भी डाउट हैं प्रीलिम्स के पेपर को लेकर वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल धैर्य से इस क्लास को नॉर्मल मोड में सुनना। ये मत सोचना कि ये क्लास केवल एक इंट्रो है, इंट्रो नहीं है, ये क्लास पूरी की पूरी आत्मा है आगे की आने वाली क्लासेस की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि सर बैक ईयर के जो प्रश्न हैं या विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं वो हमें क्यों पढ़ने चाहिए। तो क्यों पढ़ने चाहिए इसका सामान्य सा उत्तर आपका मास्टर एक कहानी के ज़रिए देता था, शुरू से देता आया है। अगर आपने पीछे की जीएस की क्लासेस देखी होंगी तो वहाँ पे हमेशा हमने आपको अर्जुन की कहानी का जिक्र किया था, और अर्जुन की कहानी के ज़रिए आपको समझाया था कि कैसे बैक ईयर के प्रश्न की इम्पोर्टेंस होती है। और वहाँ पर मैंने एक संदर्भ दिया था कि अर्जुन ने जब चिड़िया की आँख पे निशाना लगाया तो उसने जिस एक चीज़ को नोटिस किया था वो क्या थी कि हवा किस ओर चल रही है। हवा का संदर्भ ही वास्तव में आपके बैक ईयर से है। अर्थात जब भी हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब भी हम कोई नोट्स पढ़ते हैं, जब भी हम किसी संस्थान के संस्थापक या किसी अध्यापक के जरिए किसी विषय को पढ़ते हैं तो वो अध्यापक उस विषय को कितनी गहराई में ले जाता है और वो अध्यापक उस विषय को कितना ऊपर छोड़ देता है या कितना मध्यम मार्ग अपनाता है, इस बात की हमारी समझ, इस बात को रीचेक हम अपने बैक ईयर के प्रश्नों के जरिए ही कर पाते हैं। आपका बस ये समझिए सौभाग्य है कि आपका ये जो मास्टर क्लासेस कवर कराता है, चाहे आपकी इकोनॉमी की क्लास हो, चाहे आपकी हिस्ट्री की क्लास हो, चाहे आपकी पॉलिटी की क्लास हो, या फिर आपकी करंट अफेयर्स की क्लास हो, उन सभी क्लास में इस बेसिक फंडामेंटल आइडिया को कभी नहीं भूलता।
मतलब हमने आपको जितनी भी क्लासेस कराई हैं, चाहे इकोनॉमी की हो या हिस्ट्री की या पॉलिटी की या करंट की, वहाँ आप नोटिस करोगे कि हमने बैक ईयर की आइडियोलॉजी को तो फॉलो किया ही किया है, बल्कि हमने वहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर कैसा प्रश्न आ सकता है उसकी भी आइडियोलॉजी बताई है। तो आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो, मेरी एकेडमी में आपने क्लासेस की हैं, तो आपके लिए ये जो क्लासेस हैं बैक ईयर की या बैक ईयर की सीरीज है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ हमने क्लास के दौरान बताया था। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप भी जानते हो कि हमारा जो प्रीलिम फाउंडेशन कोर्स है वो किसी पर्टिकुलर एक कोर्स पे आधारित नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा अष्टांगिक मार्ग पे आधारित है। और उन्हीं 8 अवयवों को मिलाकर ही आपकी सफलता की कहानी लिखी जानी है। ठीक है, तो बैक ईयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बैक ईयर आपको एक समझ देती है कि आगे के प्रश्न कैसे आते हैं या पीछे प्रश्न कैसे आए थे। ठीक है, दिक्कत क्या है कि हमारे देश के जो संस्थान हैं या हमारे देश के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जो अध्यापक हैं, वो बैक ईयर के प्रश्नों को एक नॉर्मल वे में कवर करा देते हैं। मान लो उन्होंने प्रश्न देखा बैक ईयर में कि कोई प्रश्न आया है, तो उन्होंने क्या किया कि उस वर्ष जिस वर्ष आया था, मान लो 2023 में प्रश्न आया है, आप इस चीज़ को देखना ज़रूर। 2023 में मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आ गया जो उन्होंने 2022 में नहीं पढ़ाया था और क्वेश्चन आ गया, तो अब 2024 में वो क्या करेंगे, उस प्रश्न को तो इतना गहराई में पढ़ा देंगे, इतना गहराई में पढ़ा देंगे कि बच्चे से कह देंगे कि बाबू 2024 में अब ये आएगा। ये एक गड़बड़ है। वो क्या करते हैं, कैग की भूमिका निभाते हैं। मतलब वो सबके सब कैग की भूमिका। कैग क्या करता है, जब कोई चीज़ खर्च हो जाती है तब बताता है कि ये दिक्कत है। वो आगे का कभी नहीं सोचते। साथ ही जब वो बैक ईयर का क्वेश्चन कराते हैं तो दुनिया भर की चीज़ें बता देंगे, दुनिया भर की चीज़ों में कि इसमें ये ट्रिक्स लगेगी, इसमें ये एक्सट्रीम वर्ड है, इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया था, ये फलाने न्यूज़पेपर में आया था, ये देखो हमारे यहाँ के इस नोट्स की इस लाइन से उठाया गया। बेसिकली वो अपना भौकाल क्रिएट करते हैं। तो बच्चा क्या है कि उस बैक ईयर की आत्मा से वंचित रह जाता है। वो ये नहीं सोच पाता है कि बैक ईयर से भी क्या क्वेश्चन गेस किए जा सकते हैं। वो ये नहीं समझ पाता है कि क्या बैक ईयर को अच्छे से आत्ममंथन करके क्या हम 20 से 30 क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा सही कर सकते हैं। और ना वो आत्ममंथन कराते हैं, क्योंकि जो अध्यापक है वो इतना आत्ममंथन करता ही नहीं है। कारण क्या है कि उसको अपना कोर्स कंप्लीट कराना है, कारण क्या है कि उसको पैसे कमाने हैं, वो आत्ममंथन नहीं करता। और आपके लिए सौभाग्य है कि आपके इस मास्टर ने पिछले 10 वर्षों में, मतलब 2014 से लेकर 2024 तक जिस एक कार्य को बड़ी शिद्दत से किया है वो यही है कि बैक ईयर का एनालिसिस करना। और इसीलिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, इसीलिए मेरा जो समझाने का तरीका है, और इसीलिए जो सीना ठोक के ये कहने का तरीका है कि 60+ क्वेश्चन आप हर हाल में यूपीएससी के प्रीलिम में सही करके आओगे, वो यही कारण है कि मैंने इसमें बिल्कुल इतना मंथन किया है कि मैं आपको केवल ABCD ये 4 ऑप्शन देख के बता दूंगा कि यही आंसर सही होगा। क्वेश्चन तो छोड़ो, क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, केवल ये 4 ऑप्शन देख के आप जान जाओगे कि अच्छा इसका यही सही होगा। तो इस लेवल तक मैं आपको ले जाऊंगा अपनी इस सीरीज में। ठीक है, तो अपनी इस सीरीज को मैं कैसे कवर कराऊंगा ये बेसिक मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी टॉपिक हैं या कहें जितने भी हमारे सेगमेंट हैं बैक ईयर के, है ना, लगभग टोटल हमारे कितने सेगमेंट हैं, लगभग टोटल हमारे इसमें 8 सेगमेंट होते हैं, लगभग टोटल हमारे 8 सेगमेंट। पहला सेगमेंट होता है हिस्ट्री का। इस हिस्ट्री में आपका एंशिएंट भी आता है, आपका इसमें मेडवल भी आता है, आपका इसमें मॉडर्न भी आता है, और आपका इसमें आर्ट एंड कल्चर भी आता है। तो इस हिस्ट्री के सेगमेंट को पहले कवर करेंगे, और हर चीज़ के लिए हम क्या करेंगे कि आपका फोल्डर बना देंगे।
ठीक है, कि जैसे अब टॉपिक नंबर 2 आएगा तो इतिहास के जो भी प्रश्न हैं तो उसके अंदर 4 पार्ट अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो पार्ट को हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसा अलग नहीं करेंगे, कला एवं संस्कृत के अलग, इसके अलग, क्योंकि आपको पढ़ना है, लेकिन क्लास अलग होंगी, है ना, उसमें अंदर सब फोल्डर नहीं बनाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको बार बार क्लिक करने से। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार क्लिक करो, सीधे क्लास पे पहुँचो। ठीक है, तो उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर हो सकता है कि आपको 8 से 9, 10 से 12 क्लास मिल जाए, छोटी छोटी क्लास रखेंगे। ठीक है, लगभग 3-3, 4-4 वर्षों के पेपर को करते हुए। दूसरा जो हमारा सेगमेंट होगा वो पॉलिटी का होगा, या दूसरा सेगमेंट पॉलिटी का होता है। तीसरा जो सेगमेंट होगा वो इकोनॉमी का होगा। चौथा सेगमेंट होगा वो ज्योग्राफी का, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का। पांचवा जो होगा वो इन्वायरमेंट का होगा। छठा जो होगा वो बेसिक साइंस का हो गया। सातवां जो है वो साइंस एंड टेक का हो गया। और आठवां जो है वो हमारा मिसलेनियस या कहें करंट अफेयर्स का हो गया। खास बात आपके लिए जानते हो क्या है? खास बात आपके इन 8 सेगमेंट में, जिनमें 8 में बैक ईयर सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे, सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेंगे वो है पहला आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के सामान्यतः प्रश्न बैक ईयर के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होंगे सामान्यतः। मान लो अगर इन्वायरमेंट से आपके 10 क्वेश्चन आए हैं तो 5 क्वेश्चन आपके बैक ईयर की इसी सीरीज से सॉल्व होंगे। ठीक है, दूसरा जो सेगमेंट आता है वो है साइंस एंड टेक का। साइंस टेक के आपके 5 से जो 6 क्वेश्चन होंगे उनमें से 4 क्वेश्चन आपके बैक ईयर के इसी कॉन्सेप्ट या इसी सीरीज से सॉल्व होंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है आपके करंट अफेयर्स का। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस करंट अफेयर्स के सेगमेंट से सॉल्व होंगे। चौथा क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसी बैक ईयर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। पांचवा सेगमेंट आता है आपका इकोनॉमी का। लगभग इससे 8 से 9 क्वेश्चन आपके इसी बैक ईयर की सीरीज से सॉल्व होंगे। 10वां क्वेश्चन आता है पॉलिटी का। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और 11वां आता है हिस्ट्री का। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे बैक ईयर के इसी कॉन्सेप्ट से। फिर बचता है साइंस टेक। इसमें हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक हो जाए। तो साइंस को हम बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड ही रखेंगे, उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ओवरऑल आपसे कहूँ तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 1 क्वेश्चन यहाँ पे, 3, 8 क्वेश्चन यहाँ पे, 11, 1 क्वेश्चन ये 12, और 10 में से 5, 12 5 17, 17 1 18, 18 4 22 और 22 2 24 क्वेश्चन। 24 में आप ये मान के चलो कि 20 तो 100% इसी सीरीज से सही होंगे। 24 में 20-100% इसी से सही होंगे, इसी बैक ईयर की सीरीज से। अब 20 क्वेश्चन जब 100% सही होंगे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना 80% जो कोर्स है, 80% जो सिलेबस है उसको ना पढ़ें। यही नुकसान है। जब मैं ये सीरीज़ लाता हूँ, जब मैं इस सीरीज़ को शुरुआत करता हूँ तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में जो ये 20% का उसका सिलेबस जो ये कवर यहाँ मैं करा रहा होता हूँ वो मिट्टी में मिल जाता है, और 80% तो वहाँ भी मिल जाता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपका जो पुराना 80% कंटेंट है, जो आपने फाउंडेशन कोर्स में, जो आपने क्रैश कोर्स में कवर किया है, जो आपने डेली टाइम टेबल में क्विज सॉल्व किए हैं, घटना चक्र वगैरह आपने जो लगाई है, जो आपने डिस्कशन किए हैं, उसको एग्ज़ाम वाले दिन के 1 दिन पहले तक अनवरत रूप से जारी रखें। मतलब केवल आज से इस सीरीज की शुरुआत करके, इस सीरीज को सुन के, इस सीरीज की क्लास को कवर करके इतने मदांग मत हो जाना कि आप इस 80% को भूल जाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये 20% आपको मिट्टी में मिला देंगे। मतलब ये एक तरीके की ऐसी वैक्सीन है जो लेना तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें आपको बहुत सावधानी भी बरतनी है। ठीक है, दूसरा कारण कि इन 20% क्वेश्चन का बच्चा लाभ क्यों नहीं ले पाता,
दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि इन 20% क्वेश्चंस को गेस करने में, इन 20% क्वेश्चन को सॉल्व कराने में आपके इस मास्टर ने 10 साल लगाए हैं। 10 साल का मतलब समझते हो? 10 साल का मतलब होता है लगभग 3650 दिन। 3650 दिन का मतलब समझते हो कि अगर डेली 10 घंटे मास्टर ने इस पे गेस किया होगा तो लगभग 3650 मतलब आपके 36,000 से ज़्यादा घंटे, या आप एक तरीके से समझो कि 30,000 घंटों का ये एक तरीके का आपका पूरा निचोड़ होगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे समाज सेवा करने के नाम पे इस 30,000 घंटे की मेहनत को मिट्टी में मिला देते हो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने इस क्लास को 99 रुपये का परचेज़ किया, लेकिन आपने इस क्लास को अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को बता दिया, या आपने उनको नहीं भी बताया तो भी उनके सामने चर्चा कर दी कि आपके पास अब वो दिव्यास्त्र आ गया है जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो जानते हो इससे क्या होता है? इस दिव्यास्त्र की महत्ता खत्म हो जाती है। जैसे आपने में से जिन लोगों को धर्म की थोड़ी जानकारी हो, प्राचीन समझ हो गुरु और शिष्य परंपरा की, तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु हमेशा एक मूल मंत्र देता है अपने शिष्य को, और जो वो मंत्र देता है वो उसके कान में देता है। क्यों? ताकि कोई असुरी शक्ति या कोई दूसरी शक्ति उस मंत्र को ना सुन पाए। तो ये वास्तव में मेरे द्वारा आपको दिया गया वही मंत्र है। आपने अगर इस मंत्र को कान में सुनने के बाद लोगों को जोर जोर से सुना दिया तो आपकी जो शक्ति है, इसमें जो दैवी प्रभुत्व है, वो खत्म हो जाएगा। या आप में से जिस बच्चे ने इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया, उसको दूसरे को दे दिया, ऑडियो बना लिया उसको दे दिया, या आपने ट्रिक्स का एक पूरा पेज बना लिया और वो ट्रिक्स शेयर कर दी, वो तो डूबेगा डूबेगा, आप अपने आप डूब जाओगे। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये मैं हमेशा बद्दुआ देता हूँ हर बच्चे को, और ईश्वर से प्रार्थना रोज करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरी क्लास जो भी बच्चा देख रहा हो, अगर वो इस क्लास का मिसयूज कर रहा है, किसी अदर पर्सन को दे रहा है, उसको बता रहा है, तो उसके ये 20 तो गलत कराना ही कराना, उन 80% कंटेंट को भी भुलवा देना। और ये मजाक नहीं है, पीछे के बहुत सारे हमारी क्लास के बच्चे थे, उन्होंने यही ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स शेयर कर दिया था। 2 साल बाद मुझे बताया कि सर हमने वो शेयर कर दिया था, और मुझे अब यही लगता है कि एग्ज़ाम वाले दिन हम सर सरल से सरल क्वेश्चन भूल गए थे उस दिन हॉल में। तो क्यों भूले थे उनको अब पता चला था कि आप इस मास्टर ने वो बद्दुआ दी थी। और मैं फिर से ये कहूँगा कि आप दुनिया में किसी भी इंसान को, जिसको भी मानते हो या ना मानते हो, बद्दुआ लगती है नहीं लगती है, लेकिन इस पागल मास्टर की बद्दुआ बहुत तेज़ी से लगती है। आज तक जिस भी व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है, जिस भी व्यक्ति ने, वो व्यक्ति ये समझो अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजरा है। कारण क्या है कि इस मास्टर पे आप हमेशा शक कर सकते हो। मतलब कोई आपसे ये कहे कि आपके मास्टर में ज्ञान में कमी है, कोई आपसे कहे कि आपका मास्टर दिखने में बिल्कुल कुबड़ लगता है, कोई आपसे कहे कि आपका मास्टर को समझ नहीं है, आपके मास्टर को पढ़ाने का तरीका नहीं आता, आपका मास्टर आपके साथ बेईमानी कर रहा है, छल कर रहा है, झूठ कर रहा है, तो मान लेना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह दे कि आपका मास्टर मेरे मास्टर से ज़्यादा प्यार नहीं करता, मेरे मास्टर से ज़्यादा आपकी चिंता नहीं करता, मेरे मास्टर से ज़्यादा उसको आपको लगाव नहीं है, तो मत मानना। क्योंकि मैं जिस इंसान से जुड़ता हूँ, मेरी लाइफ में जो इंसान आता है, उसको मैं अपने से भी ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। और आज की डेट में आप सभी एस्पायरेंट मेरे लिए वही हो। मैं अपना घर परिवार छोड़ के, कहते हैं ना कि पिता की आज्ञा माननी चाहिए, माँ की आज्ञा माननी चाहिए, भाई की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन मैं आपकी सफलता को सिरोधार्य कराने के लिए अपने परिवार की बातों को ठुकराया हूँ। तो सोच सकते हो कि मैंने अपना कितना कुछ छोड़ा है आपके लिए। तो कितना कुछ अगर छोड़ा है तो आपको बनाने के लिए छोड़ा है ना। और आप अगर इस बनाने की प्रक्रिया में ही बाधा डाल दो,
तो अभिशाप तो मिलेगा ही मिलेगा। आप कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, आप कर्ण जैसे महारथी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने गुरु के साथ छल किया है, किसी भी गुरु के साथ, मेरे साथ या किसी के भी साथ आपने किया है, तो आप ये समझ लेना कि आपकी सफलता उसी दिन समाप्त है, उसी दिन, उसी क्षण। तो इसीलिए आप सबसे बस विनम्र निवेदन है कि चुपचाप अपने पे फोकस करो। मतलब मैं वैसे कभी नहीं कहता हूँ कि आप सेल्फिश बनो, लेकिन यहाँ सेल्फिश बनो। क्यों सेल्फिश बनना है? क्योंकि आपने देखो मेहनत की है, आपने 365 डेज खुद को तपाया है, आपने 365 डेज पे इस एकेडमी पे निरंतर मेहनत की है। आप ये चाहते हो कि कोई व्यक्ति दूसरा आए और वो बिना 365 डेज को पार किए हुए सीधे इस लाइन पे आगे आके खड़े होकर बैक ईयर को ले ले। और वैसे भी आप जिसको भी बुलाओगे ना, उसको ये बैक ईयर की सीरीज भी नहीं झिलेगी। क्यों नहीं झिलेगी? क्योंकि इसका रिलेशन हमारी फाउंडेशन कोर्स से ही होगा। पहले का ज़माना अलग था कि जब मैंने 2021 में आपको क्लास पढ़ाई थी तो इसको इंडिपेंडेंट कर दिया था, बट इस बार मैंने इसको चैन से कसा है, क्योंकि आप लोगों पे यकीन नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे यकीन नहीं है कि कुछ खुराफाती तत्व तो होंगे ही होंगे। तो इसीलिए मैंने इस क्लास को 3 बार कस दिया है, मतलब 3 लॉक लगाए हैं। मतलब एक तो हमने 2021 से गलती से क्या सीखा कि इस बार हमने अपनी इस बैक ईयर की सीरीज को अपने फाउंडेशन कोर्स से लिंक कर दिया है। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा, किसी क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वहाँ तुरंत बोलूँगा कि फाउंडेशन कोर्स में ये चीज़ बताई थी। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या की है कि इस सीरीज के पैरेलल एक और सीरीज शुरू होगी। ठीक है। उस सीरीज में बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट होंगे। तो अब यह आपके अंदर ही होगा कि तीनों सीरीज कवर करो, तभी जाके इसका क्रक्स निकाल पाओगे। और तीनों कवर करना उस बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है जिसने 365 डेज़ का पीछे का कोर्स किया है, सॉरी कोर्स नहीं किया है। जिसने किया है उसके लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसको फाउंडेशन आता है, तो बैक ईयर अभी देखेगा। और जब नेक्स्ट मंथ से आपकी, मतलब 1 जून से आपकी नई सीरीज़ शुरू होगी, वो क्या सीरीज है वो इसी क्लास में आपको बता दूंगा, तब आपको फिर सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मेरी बात समझे? हाँ सर, बात समझे। तो मतलब अभी तक आपने ये समझा कि जो लोग पढ़ाते हैं वो गलतियाँ क्या करते हैं, दूसरा क्यों पढ़ना चाहिए ये समझ गए। हम आपको कैसे पढ़ाएंगे ये आप समझ गए। ठीक, अब हम आपको कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में एक बात और बतानी थी। क्या बतानी थी? कि क्या सर केवल यही बैक ईयर की सीरीज़ देख के, ये विगत वर्षों की सीरीज़ देख के, क्या हम इस 20 जो क्वेश्चन है प्लस, क्या इनको सही कर सकते हैं? तो नहीं। अभी अभी मैंने बताया ये लिंक है, तो लिंक का मतलब फाउंडेशन कोर्स से लिंक है। फाउंडेशन कोर्स से लिंक होने का मतलब क्या है कि आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पहले नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि पहले यूपीएससी ऑप्शन सिंपल बनाती थी एलिमिनेट करने वाले। आप समझ रहे हो? पहले यूपीएससी ऑप्शन सिंपल बनाती थी एलिमिनेट करने वाली। अब यूपीएससी जो ऑप्शन बना रही है उसमें एलिमिनेट तो होगा, बट उसमें नॉलेज होना आवश्यक है। और इस नॉलेज के लिए आपको हम पहले ही ट्रेंड कर चुके हैं। वो क्या है? आपको घटना चक्र लगवाया है। आप में से अधिकांश बच्चे डेली होमवर्क की डायरी में घटना चक्र लगाते रहे होंगे। तो वो घटना चक्र क्या करेगी? आपके नॉलेज को बूस्ट कर देगी, या कर चुकी है। आपके अंदर के फैक्ट की कैपेबिलिटी को बिल्ड कर चुकी है। इवन आप में से कई बच्चों को मैंने कहा था कि ग्रुप बना लेना और ग्रुप डिस्कशन करना। और अच्छी बात है कि आप में से अधिकांश बच्चों ने ग्रुप बनाया है, डिस्कशन करते हो, खुद के फैक्ट याद करते हो, खुद से रिवीजन करते हो, तो आपका ये नॉलेज का सेक्शन मजबूत हो गया है। और इस नॉलेज के मजबूत सेक्शन को ही हम उठाकर आपके ये जो युग्म वाले क्वेश्चन हैं कि कोई एक युग्म सही है, कोई 2 युग्म सही है, एक भी युग्म नहीं सही है, उनको एलिमिनेट करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे। दूसरी बात क्या है कि इस 20 क्वेश्चंस के लिए आपको एक और नई सीरीज, जो कि आपकी 1 जून 2024 से शुरू होगी और आपकी 14 जून 2024 को कंप्लीट हो जाएगी। मतलब लगभग आपको इसमें 13 से 14 पेपर मिलेंगे।
अर्थात आपको इसमें 2011 से लेके 2023 तक के पेपर मिलेंगे जीएस के। इस जीएस के 2011 से लेके 2023 तक के पेपर में आपको ये सिखाया जाएगा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर वाले दिन, यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर को हल करते समय एग्ज़ाम हॉल में आपको किस किस कंडीशंस को फॉलो करना है, या एग्ज़ाम हॉल में अगर कंडीशन विपरीत हो जाए, एग्ज़ाम हॉल में आप बीमार हो जाएं, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप पीरियड जैसी महामारी से गुजरने लगे, आप उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले बुखार आ जाए, या उस दौरान एग्ज़ाम हॉल में आपका सर चकराने लगे, या एग्ज़ाम हॉल में पेपर खुलते ही आपके तोते उड़ जाएं, तो भी उस पेपर को कैसे सॉल्व करें, तो भी उस ओरिजिनल पेपर को देखकर कैसे अपने आप को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ साबित करें। ठीक है, इस सीरीज का हमने इस बार नाम रखा है क्या, बताओ क्या नाम रखा होगा पागल मास्टर ने? विश्वासम। विश्वासम सीरीज हमने इस सीरीज का नाम रखा है विश्वासम। विश्वासम का मतलब बिलीव, मतलब ये सीरीज आधारित होगी विश्वास पे कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा एज इट इज़ उसको आपको यकीन करना है और एग्ज़ाम हॉल में जाके एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर देना है। और जो ही आपने इस विश्वासम सीरीज के नियम को इम्प्लीमेंट किया तो ही ये 20+ क्वेश्चन की सीरीज में 30+ हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो ही तुरंत हो जाएगा। अब सपोज करो 30+ ये हो गया और 30 क्वेश्चन आपके नॉलेज के हो गए, जो आपने पढ़ा है 80% कोर्स, तो 60 हो गया ना। यही बस सिखाना चाह रहा हूँ, मतलब यही सीरीज वो सीरीज है जो मिलके आपके 50% के नॉलेज को 60% के नॉलेज में कन्वर्ट करा देगी। साथ ही यही वो सीरीज है जो आपके इन 30 क्वेश्चन जो नॉलेज वाले हैं इनको मोहर लगाएगी, इनको रीचेक कराएगी, इनको री आइडेंटिटी कराएगी, इनको री-एवेलुएट कराएगी, ताकि आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ ये 30 में यही होगा, मतलब इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा। तो ये 30 तो आपको 100% प्रूफ सही कराएगी और 30 एक्स्ट्रा और करा देगी। तो इस तरह आप 60 का जो टारगेट है उसको अचीव कर लोगे। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ आप में से 99% बच्चे 60+ ना जाके कट पिट के 50+ में ही टिक पाओगे, और आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि पिछले कई वर्षों की मेरिट इस बात का प्रमाण है कि 38 से लेके 45 हाईएस्ट मेरिट गई है, और आप अगर 50+ भी पहुंच जा रहे हो तो एनफ है। इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि इस बार का यूपीएससी का GS1 का पेपर सरल आएगा या GS2 का पेपर सरल आएगा, बिल्कुल भी संभावना नहीं है। मेरे आंतरिक जो सोर्स हैं, मेरा जो आंतरिक अनुभव है वो ये बता रहा है कि इस बार का GS2 का पेपर सरल तो होगा लेकिन कॉम्प्रीहेंशन टफ होगा। GS1 का पेपर सरल तो होगा लेकिन ऑप्शन अलग टाइप के होंगे। इस बार ऑप्शन कथन एवं कारण वाले भी होंगे, तो उनको कैसे करना होगा वो सब आप इसी बैक ईयर की सीरीज में जानोगे। कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है वो आपको 13 वो क्लास कॉम्प्रीहेंशन की कॉन्सेप्ट वाली करना ही करना है, वहाँ के कॉन्सेप्ट समझना ही समझना है, तब जाके आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें आप मेरी समझ गए, इतनी बातें समझ गए। आप ये भी समझ गए किस पेपर से कितने क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, कैसे सेगमेंट बनेगा, ये सब कुछ कर लिया। अब आपको करना क्या है? आपको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? इन सभी क्लासेस को दिल लगा के, है ना, दिल लगा के मतलब जैसे आप अपने प्रेमी, अपनी प्रेमिका या जो भी आपके इष्ट जन हैं, जो भी लोग हैं जिनको आप मानते हैं अपने जीवन में, उनकी बात को जिस हिसाब से एक एक सुनते हैं ना और आंख बंद करके फॉलो करते हैं, उसी तरह से इस क्लास को भी चुपचाप सुनना और फॉलो करना। ठीक है,
दूसरा काम क्या है कि आपके पास एक बैक ईयर होना अति आवश्यक है। बैक ईयर का मतलब आपके पास सॉल्व्ड पेपर होना अति आवश्यक है। क्लास जब हमने जनवरी में शुरू की थी फाउंडेशन, तो ही बताया था कि आपके पास जो सॉल्व्ड पेपर हो वो दृष्टि आईएएस का होना चाहिए। सॉल्व्ड पेपर वो भी नया वाला, मतलब जिसमें 2011 से लेके 2023 तक के प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, पुराना है, तो मेरे लाल या मेरी लाली 260 रुपये का बाज़ार में मिलेगा 30% या 25 डिस्काउंट के साथ में, कहीं 240 का भी मिलता है, आप ले लीजिए। फ़ायदा इससे ये होगा कि आपके 20 क्वेश्चन इससे सही हो जाएंगे। ठीक है, और इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसी दृष्टि के बैक ईयर पेपर को कवर कराऊंगा। सर क्या इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी? पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दृष्टि आईएएस एक सम्मानित संस्थान है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी मेहनत को मैं वेस्ट करूँ। अगर वो 240 का दे रहे हैं तो आप ले लीजिए 240 260 का, इससे सस्ता मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये पेपर होना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों के पास में दिशा आईएएस वालों का 25 वर्ष का बैक ईयर का क्वेश्चन हो, मतलब इस लालच में कि मास्टर इसमें तो केवल 10 से 12 वर्षों के क्वेश्चन है, इसमें 25 वर्षों के क्वेश्चन है। तो आप में से जिस बच्चे के अंदर थोड़ी सी भी अकल होगी उसको पता होगा कि जब उसने घटना चक्र लगाया था तो ये 25 वर्ष के पेपर ऑलरेडी वहाँ कवर हैं। वहाँ पे ऑलरेडी 1995 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन या 2022 तक के मिले ही होंगे। तो 2022 तो छोड़ो, 1995 से अगर 2011 तक आपने घटना चक्र से लगा लिया और 2011 से लेके 23 तक आपने दृष्टि से लगा लिया तो दिशा तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गई ना। तो इसीलिए आपको इसको अवॉइड करना है, क्योंकि एक तो इसको बहुत बारीक में बनाया गया, बहुत पतला पतला लिखा गया है, वो मज़ेदार बना नहीं है, डेकोरेशन नहीं है जो डेकोरेशन इस दृष्टि में है। और सबसे बड़ी बात है ना, मैं 2011 से 23 तक इसलिए पढ़ना है क्योंकि पैटर्न यहीं पे कई बार बदले हैं, तो यहाँ से ही प्रश्न मिलेगा। और बाकी घटना चक्र में तो मैं यहाँ से कवर करा ही चुका हूँ आपको, या आपने घटना चक्र जो कवर की वहाँ यहाँ से कवर कर ही लियो। तो ये 260 रुपये की आपको बुक खरीदनी है। बस यही दो काम करने, क्लास सुनना है और इसको ये करना है। नोट्स आपको नहीं बनाना है, अलग से नोट्स नहीं बनाना है। हाँ, जब आप ये क्लास सुनेंगे तो इस सुनने के दौरान मैं आपको बहुत सी ट्रिक्स और टैक्टिक्स बताऊंगा, बहुत से बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो उन कॉन्सेप्ट को लिखना। कैसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा? जैसे मान लो मैंने बताया कि कोई एक नया फैक्ट आपको मिला, कोई एक नया फैक्ट मिला जो आपने कभी नहीं पढ़ा था, तो उसको कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करें, तो उतनी लाइन को लिख लो। या मैंने आपको कोई एक्सट्रीम वर्ड बता दिया, या मैंने आपको कोई ऑप्शन की ट्रिक बता दी, तो उसको नोट डाउन कर लो कि सामान्यतया जब कोई ऑप्शन ना दिखे तो यही ऑप्शन सही होता है, ऐसे करके लिख लो। तो आपका ये बैक ईयर भी बन जाएगा और ये वाला नोट्स भी बन जाएगा। अब ध्यान रखना कि जो लिसनिंग के दौरान जो आप ये ट्रिक्स टैक्टिक्स और बेसिक का नोट्स बनाना, ना तो इसको दीवार में चिपकाना, ना किसी मित्र को शेयर करना, बल्कि इस कॉपी को ऐसे छुपा के रखना जैसे यह आपका दिव्य मंत्र है या आपकी जादू की किताब है। क्योंकि अगर किसी भी अड़ोसी पड़ोसी को लग गया तो वही बात है ना, आपका गुरु मंत्र आपसे बाहर हो जाएगा और फिर वो आपको दिक्कत करेगा। तो ये मेरी बातें समझे कि हाँ सर ये करना है। अब मैं आपको वो किताब दिखा देता हूँ जो आपको परचेज करनी है, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में रहे कि हाँ यही वाली हमें किताब परचेज करनी है। तो ये किताब है दृष्टि वालों की, 8वां संस्करण है। इस चीज़ को नोटिस करना। सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चा यहीं पे गलती करता है। बाज़ार में क्या है कि उसको 7वां संस्करण मिलता है। और एक और चीज़ करना, नीचे यहाँ देख लेना 2011 से 23 लिखा है, क्योंकि क्या है कि पीछे वाला जो है ना, जो 7वां संस्करण है, वो भी कुछ ऐसे ही दिखता है, लेकिन वो यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 2023 आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है। 2023 लिखा होगा तभी आप इसका मतलब यूज कर पाएंगे। खास बात है कि इसमें खंडवार दिया गया है अलग अलग सेगमेंट में, हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमी अलग, और उसमें भी उनके चैप्टर अलग, ठीक है। तो इससे बहुत आसानी रहती है कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आएगा। और आप ये भी समझ जाओगे कि ये मास्टर जो भौकाल क्रिएट करता है ना कि इस बार देखना प्रियम्बल से क्वेश्चन आएगा और आ भी जाता है, तो वो ऐसे ही क्रिएट करता है
कि वो चेक करता है कि 2011 से लेके 15 तक तो प्रियम्बल से आया, लेकिन पिछले 7 वर्षों में नहीं आया, तो पक्का अब आएगा। ये होता है तरीका। मैं कोई जादू थोड़ा ना आपको देता हूँ। आप भी अगर 10 साल अपने आप को आत्ममंथन कर लोगे तो जान जाओगे। भाई बुद्ध को किसी ने ज्ञान तो दिया नहीं था, आत्मचिंतन ही तो किया, तभी तो लाइट ऑफ एशिया बने। तो वही मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये किताब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये 8वां संस्करण आप परचेज़ कर लीजिए। 240 से 260 के आसपास आपको मिलेगी। दृष्टि आईएएस की किताब है, और मुझे जहाँ तक लगता है दृष्टि आईएएस में सारी किताबों में से, मतलब उनकी सारी किताबें एक तरफ रख दो और ये किताब एक रख दो, अपने आप में बेस्ट वर्जन है। क्यों? क्योंकि इसमें एरर नाम मात्र की है, नाम मात्र की, और यूपीएससी के आंसर की से सारी मैच है। मतलब 2022 तक तो आंसर की इसमें मिली ही हुई है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना। और जो 2023 की भी होती है तो लगभग एक ही दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, और बाकियों में तो बहुत ज़्यादा एरर होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इनका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा होता है, अभी दिखा दूंगा वो भी। तो ये आप समझ गए, ये किताब आपको लेनी है हर हाल में, ठीक। अब जब आप ये किताब ले लेंगे, ठीक है, जब आप ये किताब ले लेंगे तो आपको कुछ इस किताब में ऐसे टॉपिक वाइज मिलेंगे, भारत का इतिहास जैसे एवं राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, क्योंकि हमारा सिलेबस में यही लिखा है ना। आपने जब हिस्ट्री की किताब पढ़ी होगी तो भी मैंने बताया था कि वहाँ ये कहीं नहीं लिखा है कि प्राचीन भारत का इतिहास बताओ, आधुनिक भारत का बताओ। उन्होंने बस यही लिख दिया कि भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। और इसमें 4 सेगमेंट बना दिए। आर्ट एंड कल्चर बना दिया इन्होंने, एंशियंट बना दिया इन्होंने, मेडिवल बना दिया, मॉडर्न बना दिया। अब जब आप इस सीरीज के प्रश्नों को देखोगे तो यहाँ पे 2022 से मिल रहा है। हाँ, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि ये वाली जितनी बुकलेट हैं, ये 2022 तक की, इनकी पीडीएफ यहाँ पे पिन कर दूंगा, और 2023 का जो पेपर है वो आपको पिन कर दूंगा। तो अगर जो पीडीएफ से ही पढ़ना चाहता है, मान लो कोई गरीब बच्चा है ना, और नहीं लेना चाहता, तो वो ये दोनों तरीके अपना सकता है, ठीक है। तो 2022 तक की तो मैं यहाँ पे आपको पिन कर दूंगा, ठीक। तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आप देखते हो 2022 में कला एवं संस्कृत का। अब कला एवं संस्कृत में जितने क्वेश्चन आए 2022 में वो सारे दे दिए, 7 क्वेश्चन आए। फिर 2021 में जो कला एवं संस्कृत के क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे आप देखो कि टोटल कितने क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन। फिर 2020 में जो क्वेश्चन आए उसको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया। ऐसे मतलब एक एक करके हर एक वर्ष के क्वेश्चंस को यहाँ पे कर दिया। और जहाँ कला एवं संस्कृत खत्म 2011 में, तुरंत फिर एंशिएंट हिस्ट्री का शुरू। तो एंशिएंट हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री जहाँ खत्म हो जाएगी आपकी, तुरंत आपका यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू। ये देखो जैसे यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू। तो आपको क्या रहेगा, एक समझ बनी रहेगी, समझ रहे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका एनालिसिस नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट बैक ईयर की जो आपके पास किताब होगी उसमें नीचे इसकी आंसर की होगी। ये अच्छी चीज़ है, ठीक, इसमें नहीं होगा। लेकिन हम आपको जो पढ़ाएंगे हम वही आपकी ओरिजिनल वाली से ही पढ़ाएंगे। हम तो बस ये समझाने के लिए आपके सामने रखे हैं, बाकी पढ़ाएंगे हम भी वहीं से आपको, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ सर, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अब बात आती है, आपको एक वो दिखाते हैं, है ना, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रेलर, है ना, ट्रेलर दिखा दें कि हम कैसे पढ़ेंगे, मतलब बैक ईयर को कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे आगे की क्लास में सब डेप्थ में पढ़ाऊँगा, अभी बस एक ट्रेलर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि मेरा जो 10 वर्षों की रिसर्च है वो क्या है। और एक और बात बताऊँ, अभी तक आपने मुझसे जितना पढ़ा, जितनी आप मेरी वाहवाही करते हो, वो सब एक कोने में रख दो। मतलब आप जितनी अभी मेरी वाहवाही करते हो ना, वो सब एक कोने में। और इस सीरीज में जितनी वाहवाही आप करोगे और जितनी करते करते थक जाओगे, वो एक कोने में। मतलब ये समझो मेरी 10 जितना मैं पढ़ाता हूँ, या मुझे लोग जिस फील्ड के लिए जानते हैं, वो यही कारण है कि मेरे अंदर बस यही एक काबिलियत है कि क्वेश्चन को गैस करना कैसे है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप में से जिस बच्चे ने हमसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है उसको अच्छे से पता है कि अशोक के अभिलेखों को लेकर इस मास्टर ने बताया है, पूरा मैप दिखाया था कि कौन सा अभिलेख कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा अभिलेख कहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्या करो, कॉमन सेंस लगाओ और नॉलेज लगाओ। मुझे पता है आप आंसर इसमें निकाल सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपसे कॉमन सेंस लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जब भी कालसी को आप पढ़ते हो,
जब भी कलसी को आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो कि कलसी कहाँ पे है? सर देहरादून में है। कलसी कहाँ पे? देहरादून में। सामान्यतः कर्नाटक वगैरह के क्षेत्र में आप किसको देखते हो? मास्की वगैरह को देखते हो, ठीक है। तो कलसी जब देहरादून में है तो कर्नाटक आपका गलत हो गया ना? हाँ सर। तो कर्नाटक जो ही गलत हुआ तो सभी चारों युग्म आपके गलत हो गए ऑप्शन। हाँ सर गलत हो गया। अब दूसरी चीज़ देखो, धौली के बारे में आप जानते हो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है सर। तो धौली उड़ीसा में, मतलब एक तो हमारा सही है, तो एक ये युग्म हमारा सही निकला। हमने कहा चलो ठीक। अब बात आती है यहाँ पे एरागुड़ी। हम एरागुड़ी के बारे में नहीं जानते कि केरल में है कि आंध्र प्रदेश में, इसको रोक दो। लेकिन हम जौगढ़ के बारे में तो अवश्य जानते हैं कि जौगढ़ सर मध्य प्रदेश में तो नहीं है, बल्कि जौगढ़ भी कहाँ है? उड़ीसा में। तो धौली हो, जौगढ़ हो, उड़ीसा में। तो हमारा तीसरा भी ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। तो ये दो हमारे ऑप्शन यहाँ पे कट गए, ये दो ऑप्शन हमारे कट गए। तो मतलब केवल एक तो नहीं हुआ, हम इसको रोक सकते हैं और ये तीसरा वाला काट सकते हैं, ठीक है। या सपोज करो एक वाले को हम रोक सकते हैं कि अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ए और बी। अब यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत है, या तो आपके पास एरागुड़ी का नॉलेज हो, ठीक है, और या आपके पास ऐसा कोई मास्टर हो। जब भी ऐसी कंडीशन आपको दिखे इन प्रश्नों में तो सामान्यतः आपका ऑप्शन बी ही सही होता है। यही इसका कॉमन सेंस है, सामान्यतः इसका ऑप्शन बी ही सही होता है, ठीक है। ये इसका कॉमन सेंस है। अब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अब वापस आते हैं कि दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अब संगम काल को आपने पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। तो जो पढ़ा था अगर वो नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। कैसे? आप मुझे बताओ। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृत का कोई संदर्भ नहीं, भौतिकतावाद का मतलब प्रेम की कहानियाँ या ऐसा कुछ नहीं है क्या? अरे सर शिल्पाधिकारम या मणिमेखले तो सब इसी चीज़ को दर्शाते हैं, नुपुर की कहानी इसी चीज़ को दर्शाती है। तो ये भौतिकवाद गलत हो गया। और वैसे भी यहाँ एक्सट्रीम बात कर रहा है, संदर्भ नहीं, तो आप इसको काट सकते थे। फिर बात आती वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। सामान्य तौर पे आप जानते हो कि जब उसमें प्रेम की कहानी दे रहा है, राजा की कहानी दे रहा है, रानी की कहानी दे रहा है, ऊंच नीच की कहानी दे रहा है ना, ब्राह्मण वर्ग के बारे में वहाँ बताया जा रहा है, अगस्त्य मुनि के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या वर्ण की उनको जानकारी नहीं थी? तो सर थी। तो ये लगभग सही है, फिर भी रुकेंगे। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं बताया। समर का मतलब युद्ध, कि युद्ध की गाथाएं नहीं है। अब मुझे बताओ कील कनक्कू, पट्टी कुत्थू, पुत्तू काथू, ये सब क्या थे? कहानियां ही तो थी। जैसे हमारे यहाँ एमपी के साइड में, चंबल के साइड में आल्हा उदल की कहानियां चलती हैं, तो ये तो सर था। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। जादुई ताकतों का मतलब कि वहाँ पे ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं थी। जैसे अभी आपके मास्टर ने बताया थोड़ी देर पहले कि गुरुत्व में एक ताकत होती है, और ये सत्य है, ये जादुई ताकत झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य है। गुरु अगर चाहे ना तो अपने क्लास के भोंदू से भोंदू अभ्यर्थी को भी महान बना सकता है, और ये मुझे पहले नहीं लगता था। सच बता रहा हूँ, जब मैं 2018-19 में जब मैंने सोचा था कि मैं इंस्टीट्यूट ओपन करूँगा, आप जैसे बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो मुझे लगता था यार मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, कैसे मैं पढ़ाऊँगा, कैसे मैं इतनी बड़ी लोगों को मैनेज करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे सामने जानते हो क्या है कि यार मैं तो सीख रहा हूँ और मैं इन बच्चों को कैसे सिखाऊंगा। और सपोज़ करो आप में से कोई टॉपर्स होता, आप में से कोई मतलब सिलेक्टेड होता, आप में से कोई बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, वो बच्चा अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे जवाब दूंगा। मतलब शिक्षक बनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कैसे सब मैनेज होगा। लेकिन यकीन मानो मैंने शुरू तो कर दिया 2021 में, क्योंकि कई लोग मुझे कहते थे कि यार तुम में नॉलेज है पढ़ाने का। तो जब 2021 में मैं आप जैसे लोगों को पढ़ाना शुरू किया, उस दिन से मेरे दिमाग में एक बदलाव आया, और वो बदलाव यही था कि मैं अनुभूति कर पाया कि सच में यार गुरु में ताकत होती है। अगर आप गुरु बनते हो तो दैवी शक्तियाँ भी आपके साथ चलती हैं।
आपको वो गाइड करती रहती हैं कि ये चीज़ पढ़ाओ, ये चीज़ मत पढ़ाओ, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है, ऐसे करो वैसे करो। और आज के टाइम पे मैच्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि मैं मन ही मन जान जाता हूँ कि इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस बच्चे को ये ज़रूरत है। और केयर कैसे करनी होती है एक बच्चे की, एक शिष्य की, ये समझ पाया। मतलब वैसे मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर बच्चे को मैं मैसेज कॉल करता रहता हूँ टाइम बाय टाइम, और खुद बच्चों से कह देता हूँ कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। मैं ज़्यादा रोज़ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वही होता है ना कि एक मर्यादा भी होती है, और आजकल का समाज बड़ा गंदा हो गया है। वो यही सोचता है कि यार रोज़ क्यों फ़ोन करता है, तुम्हें ही क्यों करता है, बाकी बच्चे नहीं है क्या। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी ये मर्यादा भी रखनी पड़ती है। लेकिन मैं करता हूँ, आप सबका ख्याल रखता हूँ। तो वो समझ पाया मैं बाद में कि गुरुत्व ऐसे आता है। और जब आप गुरु बनते हो या गुरु के उसमें आते हो तो दैवी शक्तियाँ आप पे कृपा करती हैं, क्योंकि गुरु बनना खेल नहीं है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप में से इतनी सारी देवियाँ मेरे साथ जुड़ी हैं, ठीक है, यहाँ हर आदमी एक देवी के पीछे पड़ा रहता है। तो जब कोई देवी या कोई देवता जुड़ता है किसी से, तो वहाँ आपको और भी ज़्यादा अपने अंदर सुधार लाना होता है, और भी ज़्यादा आपको अपने आप को मर्यादित रखना पड़ता है, ताकि आपके एक एक शब्द, आपके एक एक विचार, आपकी एक एक भावना सामने वाले को प्रभावित कर सके और उसको आपका अनुकरणी बनने के लिए मजबूर कर सके। तो ये सब आप सीख पाते हो महान लोगों से कि उन्होंने कैसे गुरुत्व का पालन किया। आज तो ढकोसलेबाजी करते हैं अध्यापक। इसी आईएएस की फील्ड में बहुत सारे ऐसे गुरुओं को जानता हूँ जो अपने बच्चों का इतना शोषण करते हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, ना जाने किस किस तरीके से। उनको तो गुरु ही मत कहो, वो तो बस धंधा चला रहे है ना, धंधा शब्द ही कहूँगा उनके लिए। वो कोचिंग नहीं पढ़ाते, वो धंधा चलाते हैं। गुरु का मतलब होता है कि अल्प से अल्प उसमें धन में अपना जीवन चला सके। गुरु का मतलब होता है कि अपने अभ्यर्थी की मुसीबत को समझ सके। गुरु का मतलब होता है हर एक अभ्यर्थी उसके लिए बराबर हो। पहले मैं करता था भेदभाव कि यार ये बच्चा ऐसा वैसा है, लेकिन अब मेरे लिए हर एक बच्चा इक्वल है, हर एक बच्चे पे मेरी नज़र रहती है, ठीक है। तो ये सीख पाया मैं गुरु का। तो गुरु इसीलिए आपको मतलब गुरुत्व को लेकर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बता रहा था यही जादुई ताकत, तो ये ताकत है आज भी मुझ में। इसलिए देखना आप में से बहुत सारे बच्चे जब कोई एग्ज़ाम देते हो और मुझसे पूछते हो कि सर थोड़ी सी कृपा कर देना, ये कर देना, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, तो वो वही आ जाता है। क्यों आ जाता है? यही रीज़न है कि हमें हवा की सोहर चल रही है पता चल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे दिया है कि जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, मतलब लॉजिकल नहीं बताया गया, तो ये तो गलत है। क्योंकि जादुई ताकतों को संगत बताया गया तभी तो जहाँ से शिल्पाधिकारम की कहानी खत्म होती है मणिमेखले की शुरू होती है। अब इतना जो मैंने बकवास बोला कि शिल्पाधिकारम मणिमेखले, सोचो इन दो चीज़ों से आपकी 3 क्वेश्चन ये एलिमिनेट हुए। 3 क्या, ये चारों के चारों। लेकिन आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। किताब में आप पीछे की 2021 की किसी की भी किताब उठा लेना, किसी की भी, किसी ने भी संगम साहित्य के बारे में इन 4 ऑप्शन को नहीं बताया होगा। लेकिन सबने आपको कहानी तो सुनाई होगी, किताब तो पढ़ाई होगी। तो वो कॉमन सेंस आपको डेवलप करने की ताकत बस आनी चाहिए कि जादुई ताकतें तो सर थीं, समर शौर्य का सर संदर्भ तो था, भौतिक संस्कृत का ज्ञान तो था सर। बस ये बात यहाँ पर इन्होंने सही लिख दी है, बाकी ये चीज़ें इन्होंने गलत लिखी थी। तो अब सोचो नया अगर क्वेश्चन आ जाए तो संगम काल के संदर्भ में, और दे दे यहाँ पे कि संगम काल की कविताओं में सामाजिक वर्गीकरण को काफ़ी अच्छे से निरूपित किया गया। संगम कविताओं में समर युद्ध की व्यवस्था को, युद्ध की प्रणाली को काफ़ी अच्छे से संदर्भित किया गया। संगम काल में जादू, टोना, टोटका आदि क्रियाओं को संगत बताया गया। यह संगम काल वास्तव में भौतिक संस्कृति के उत्थान के काल को दर्शाता है। ऑप्शन बदल देगा ना इन्हीं को, तो आप कहोगे हाँ सर ये सबके सब सही हो गए फिर तो। मतलब जैसे मैंने बताया संगत हो गया है ना, जिक्र हो गया, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक वर्गीकरण हो गया, भौतिक संस्कृति हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं। इसका भी आपका आंसर क्या है? बी आंसर सही है, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें तो चरम कॉमन सेंस लगाना है। एक कॉमन सेंस होता है, एक चरम कॉमन सेंस। देखो
कह रहा है कि किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। किसी भी बच्चे को उस समय नहीं पता था कि योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, निजामुद्दीन पानीपती कौन है और किसके काल में फारसी में अनुवाद किया। लेकिन दिल से बता रहा हूँ, कॉमन सेंस लगाओ। क्या कॉमन सेंस लगाओ? कॉमन सेंस ये लगाओ कि हुमायूं का जो शासन काल था उसमें एक ही दो किताब हमको मिलती हैं जो अनुवाद की गई थी। अनुवाद क्या की गई थी? उनको लिखा गया था, खासतौर पे गुलबदन बेगम को। तो एक पल के लिए मान लो कि 70% चांस है ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक। दूसरा आता है शाहजहां। शाहजहां को आर्ट एंड कल्चर में आप किस नाम से जानते हो? कि इसने स्थापत्य का काल किया था, स्थापत्य के बारे में बहुत कुछ किया था। और जहांगीर के बारे में कहाँ से जानते हो? कि उसने चित्रकला को प्रमोट किया था। पीछे जहांगीर को लेकर क्वेश्चन आ चुका है, तो अब शाहजहां को दे दिया। तो जहांगीर चित्रकला, शाहजहां स्थापत्य। तो ये दो तो सर नहीं हो सकते हैं, हुमायूं और ये तो नहीं हो सकते। अब बचा अकबर और औरंगजेब। अकबर के बारे में आप जानते हो कि वो क्या था? सहिष्णु व्यक्ति था। और उसके दरबार में अबुल फजल से लेकर दुनिया भर के कई सारे लोग रहते थे। और वो क्या करता था? अपने शासनकाल में धर्म का, दूसरे धर्म का अध्ययन करने के लिए, दीन इलाही को समझने के लिए या उसका प्रतिपादन करने के लिए दूसरी किताबों का अनुवाद करवाता था। औरंगजेब में क्या था कि वो उसमें संगीत की फील्ड में तो उसने कार्य किया था, युद्ध की फील्ड में कार्य किया, लेकिन सामान्यतः अनुवाद को लेकर हम ज़्यादा औरंगजेब के यहाँ नहीं सुनते। तो कॉमन सेंस अगर आपका था कि अकबर के यहाँ नवरत्न थे, अबुल फजल जैसा ट्रांसलेटर वहाँ पे मौजूद था, अकबर ने क्यों कराया होगा ऐसा, कॉमन सेंस से फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ नॉलेज नहीं चाहिए। अब ये क्वेश्चन किसी आर्ट एंड कल्चर की किताब में नहीं मिलेगा, मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कॉमन सेंस आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब 3 का ए हो गया। अब बात आती है चौथा क्वेश्चन। चौथा ये जो क्वेश्चन है ये वैसे आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, आपने भी देखा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने और आपके पागल मास्टर ने इसको बताया भी था वहाँ, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखो, कॉमन सेंस लगाओगे आंसर आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन से ही मिलेगा आंसर, देखना अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में, मतलब बैठे मुद्रा में, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से एक रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपण है। रामानुज की शिक्षा क्या है? आप जब वहाँ पढ़ते हो तो रामानुज की शिक्षा के बारे में वहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे बताता हूँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सही निरूपण क्या है ये बताओ। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वेद शाश्वत हैं, आत्म प्रतिष्ठित हैं, पूर्णतया प्रमाणिक हैं। वेद शाश्वत हैं, आत्म प्रतिष्ठित हैं, पूर्णतया प्रमाणिक हैं। दूसरा, तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। तीसरा, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। और फिर मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। दिल है आपके अंदर थोड़ा सा, दिमाग है आपके अंदर थोड़ा सा, ध्यान लगाओ कि ऑप्शन ए उसने बनाया मोक्ष से रिलेटेड और ऑप्शन डी भी उसने बनाया मोक्ष से रिलेटेड। मतलब ये दो ऑप्शन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन में ऑप्शन दो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी करें तो ये कॉमन सेंस है कि या तो वो सही होगा और या तो वो सही होगा। बीच के जो हैं वो केवल हवाबाजी के लिए हैं। यही तो कलाकारी सिखानी है इस पूरी सीरीज में। बीच के जो क्वेश्चन है वो केवल हवाबाजी के लिए हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी आपको मिल रहा ना। यहाँ क्या कह रहा? मोक्ष का सर्वोत्तम साधन भक्ति, मतलब अगर यहाँ पे लिख लो भक्ति मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है, और यहाँ कह रहा ध्यान मोक्ष का साधन है। तो आप मुझे बताओ रामानुज कौन थे? रामानुज सर भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। तो मेरे लाल जब भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे तो मोक्ष भी भक्ति के ही माध्यम से बोलेंगे, ध्यान से थोड़ा बोलेंगे। बुद्ध के काल में थोड़ा पैदा हुए थे।
तो लगा ना कॉमन सेंस, लगा ना कॉमन सेंस, यही सिखा रहा हूँ आपको और कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो अब ज़्यादा इस पे गहराई पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको क्लास भी तो मुझे कवर करानी है। तो अभी आपने इंट्रो लिया 3-4 क्वेश्चन से और समझ गए होगे कि ये 3-4 क्वेश्चन मैं उस क्लास के कवर करा रहा हूँ आपको जो ट्रेडिशनल फाउंडेशन कोर्स है उसका कवर करा रहा हूँ। अभी सपोज करो जब इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में आओगे तब तो वहाँ पे झड़ाके से एक एक क्वेश्चन कटेगा। ठीक, तो उम्मीद है मेरी बातें आप समझ गए, इस क्लास की प्रासंगिकता समझ गए, ये समझ गए कि आपने जो ये 99 रुपये दिए हैं इस क्लास के, वो वास्तव में 99 रुपये नहीं है बल्कि आपकी सफलता का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो बस यही रिक्वेस्ट है, अंत में फिर से यही बात कहूँगा कि मैंने बड़ी मेहनत से इस पे रिसर्च की है, बहुत ही मेहनत से इस क्लास को मैंने बनाया है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये 2021 का बिल्कुल हूबहू होगी, बिल्कुल नहीं होगी, आप खुद ही नोटिस कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ एडवांस मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस यही निवेदन है आपसे कि इस क्लास को किसी को शेयर मत करना, इस क्लास को किसी को सब्सक्रिप्शन मत देना, ना ही इस क्लास को किसी से कहना कि वो परचेज करे, ना ही अपने किसी दोस्त से जिक्र करना कि आपके हाथों कोई एक ऐसा दिव्यास्त्र लग गया है जो आपकी सफलता को हर हाल में सुनिश्चित कर देगा। ये कुछ भी मत कहना, चुपचाप बिल्कुल जैसे एक मांद में रहता है ना, बिल्कुल पागल बन के रहो, किसी को मत बताओ कि आपका क्या लेवल है क्या नहीं है, क्या सीख रहे हो क्या नहीं है। आपकी सफलता, आपका रिजल्ट, उसके हर प्रश्न का जवाब होना चाहिए। जैसे मैं अपने जीवन में अपने विरोधियों को या अपने आलोचकों को कभी भी जवाब वैसे नहीं देता हूँ, उनको हमेशा अपनी सफलता से, अपने कार्य से उनको बस आश्चर्यचकित करता हूँ। ठीक है, तो आप भी वही करिए, बाकी आपकी मर्जी। लिख के दे रहा हूँ, अभी फिर से लास्ट में कह दे रहा हूँ, अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया, कुछ भी खुरापात किया, तो देखो मुझे तो ऐसे पता चल जाता है, मेरे पास आपका ये जीपीएस लोकेशन रहती है कि आप कहाँ पे बैठे हो, कहाँ से क्लास देख रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे ये पता रहता है, जो ही आप क्लास रिकॉर्ड करोगे, किसी अन्य व्यक्ति को सब्सक्रिप्शन दोगे, आपके पास ओटीपी जाएगा, तुरंत मैसेज आ जाएगा कि नई डिवाइस में एक्टिव हुआ है। ठीक है, ये सब मुझे पता रहता है, मैं चाहूँगा तो तुरंत आपको ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन वही बात है, आप मेरी नज़रों में क्यों गिरोगे, क्यों गिरना चाहते हो? इसीलिए मैं ऐप में पढ़ा रहा हूँ और मुझे सब पता रहता है, आपका मतलब एक एक लोकेशन मेरे पास रहती है। फिर आप यही कहोगे कि सर ये गलत किया आपने, प्राइवेसी हमारी भंग कर दी, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आप चुपचाप पढ़ाई करो, अपना अपना फ्यूचर मत वेस्ट करो। हाँ, जब बन जाना IAS वाईएस उस समय किसी को बताना। और वैसे भी मैं 99 का दे रहा हूँ भाई कोर्स, खरीदने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, एडवर्टाइज करता नहीं, क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि आप परिणाम लाओ, आपका PDF में नाम आए, है ना। आप इतने वर्षों से मेरे साथ जुड़े हो, इतने दिनों से जुड़े हो, तो आपको वो मेहनत का फल मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इत्मीनान से अच्छे से इस सीरीज को करना, एक एक क्लास एक एक टॉपिक कवर कराएंगे। अगर आपने किताब नहीं खरीदी बैक ईयर की तो खरीद लेना। ठीक है, बाकी अभी तक आपने कई बार बैक ईयर पढ़ा भी होगा, लेकिन दिल से वादा करता हूँ कि जब आप मेरे साथ पढ़ोगे बैक ईयर तो फिर कहोगे कि ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तो मास्टर आप दे रहे हो आप, है ना। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, कूल रहिए, मिलते हैं अपनी क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।